रिजल्ट में आपका फिर से स्वागत है। और लगातार क्वेश्चन की आप लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं, चाहे वो हाई स्कूल की हो चाहे वो 12th की हो। केमिस्ट्री से रिलेटेड कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। और हम लगातार सारे क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और बढ़िया से बढ़िया आप स्कोर कर पाएँ। उसी की चरण में हम लोग 12th के एक इम्पॉर्टेंट सेशन को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिससे बात होती है परासरण दाब की। परासरण दाब से रिलेटेड बात होगी आपके राउल्ट के नियम में। राउल्ट के नियम से बात होगी जिसमें आप किसी आवासशील विलेय के अणुभार की गणना करना जान जाएंगे। हम बात करेंगे इसमें वन शॉट में कि आप पैराकोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हों आप सारे के सारे एक वीडियो में सॉल्व कर ले जाएं। जो क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को हम आपके न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे कि राउल्ट के नियम में न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, आपके ऑस्मोटिक प्रेशर में कैसे आ सकते हैं, ऑस्मोसिस में कैसे आ सकते हैं, इससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। वांट ऑफ फैक्टर तक की भी बारे में बात की जाएगी। वांट ऑफ फैक्टर शायद सिलेबस में थोड़ा सा आपको कट डाउन दिया हुआ, उसमें नहीं दिया गया है, उसमें कोई चर्चा नहीं की गई है। फिर भी हम आपको एक आध क्वेश्चन लेकर उसकी एग्जाम्पल चलेंगे। और एग्जाम्पल के श्रेणी में एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया विलेन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एक क्वेश्चन इससे पूछता ही पूछता है। तो इसको आपको जान के रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल से अप्रोच बनाने जाएंगे तो वो चीज़ हमारे लिए ज़रा आसान हो जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। अब चूंकि बात किसकी कर रहा है, इसमें परासरण दाब की बात कर रहा है, बात समझिएगा इसमें। तो परासरण दाब जो होता है इसको ट्रॉब ने अपने SPM में बताया था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक थ्योरी में उन्होंने बताया है कि किसी भी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, किसके द्वारा, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा किसी विलायक के अणुओं को, किसी विलायक के अणुओं को, देखिए दो तीन चीज़ें हैं, आप इसको समझ के रखिएगा। एक तनु विलयन और उसके आगे सांद्र विलयन के बारे में बात हुई है। एक तनु विलयन एक सांद्र विलयन के बारे में बात हुई है और एक तनु विलायक और सांद्र विलायक के बारे में बात हुई। तो थ्योरी को अपना क्लियर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लिया जाए कि परासरण दाब की अगर बारे में बात करें हम लोग, तो परासरण दाब की अगर बात की जाएगी तो बताया जाता है इसमें कि एक छोटा सा इसमें क्या करते हैं, थ्योरी टेस्ट करते हैं, जिसे बता रही था कि इसको हम A मान लें, क्योंकि मैंने इसको पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ाया है आपको। आप लोग जाइएगा तो उसमें देखेंगे आप लोग कि परासरण दाब से रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम करवाई है क्वेश्चन में और उसकी थ्योरी भी मैंने बताया। तो मान लिया गया कि यहाँ पे कोई SPM की एक लेयर लग गई, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्यों रिलेट करते हैं। और यहाँ पे सारे के सारे अणु जो भरे हुए हैं वो विलायक के अणु भरे हैं। किसके अणु भरे हुए हैं? विलायक के अणु है। और कुछ मात्रा में यहाँ पे विलेय के अणु होंगे। तो अब जब विलायक के रिस्पेक्ट में बात होगी तो विलेन में, अगर विलेन का मतलब कि विलेय और विलायक की मात्रा होनी चाहिए, और अगर वहाँ पे विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज़्यादा है तो ऐसे विलेन जो होंगे वो विलायक की प्रायोरिटी को ज़्यादा व्यक्त करते हैं। आप इसी को समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई विलेन है जहाँ पे विलेय भी है और विलायक भी है, और उससे बना हुआ विलेन क्या है? सैचुरेटेड हो सकता है। यहाँ पे जो झिल्ली लगी हो वो आपकी SPM की लगी हुई है। SPM का मतलब होता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की लगी हुई है। अब जब ये विलायक हो गया और यहाँ से क्या हो गया, आपका विलेन हो गया, और इस विलेन में विलेय और विलायक दोनों पाए गए, विलेय प्लस विलायक दोनों पाए गए, जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा और विलायक की मात्रा कम है। इस आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, ऑस्मोसिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप परासरण से मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के रखा है, आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं वहाँ पे, तो आपको उस थ्योरी की क्लियरेंस और ज़्यादा मिल जाएगी। तो अब जान लिया यहाँ पे अगर विलेय विलायक मिला होगा तो विलायक की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा रही होगी। तो अगर हम बात करें किसकी, विलेन के रिस्पेक्ट में बात करें, किसके बारे में बात करें, विलेन की रिस्पेक्ट में बात करें, तो विलेय की मात्रा कम है और विलायक की मात्रा ज़्यादा है, तो ऐसा विलेन जो होगा वो कैसा हो जाएगा? तनु हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर बात करें विलेन में विलेय की मात्रा ज़्यादा और विलायक की मात्रा कम है, तो मिलने वाला विलेन क्या हो जाएगा? सांद्र हो जाएगा। जबकि विलायक के संदर्भ में अगर बात करें तो विलायक में यहाँ पे कह रहा है कि विलायक की मात्रा ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसको हम सांद्र विलायक बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? सांद्र विलायक। और यहाँ पे विलायक की मात्रा कम है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तनु विलायक बोल सकते हैं। तो जो परिभाषा निकल के आती है बाबू जी, उसमें यही निकल के परिभाषा आएगी आपकी कि किसी भी विलेन में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का, देखिए यहाँ पे विलायक के अणुओं का अपने सांद्र माध्यम से तनु माध्यम की ओर जाना, किसके द्वारा? SPM के द्वारा। SPM का मतलब होता है कि इसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अर्धपारगम्य झिल्ली बोला जाएगा। और
और अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब होता है, अर्ध का मतलब आधा, पारगम्य का मतलब कि पार करने की क्षमता, जिसकी कोई वह झिल्ली जिसके अंदर किसी एक अणु को अपने से आर पार जाने दे, और वह अणु कौन सा होगा, विलायक होगा। तो इस चीज़ को जान के रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब विलयन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। दोनों संदर्भ समझिएगा कि अगर विलायक के रिस्पेक्ट में बात करें, किसके बारे में बात करें, विलायक के रिस्पेक्ट में बात करें, तो बताएंगे यहाँ पे कि सांद्र विलायक से, कहाँ से बाबूजी, सांद्र विलायक से तनु विलायक की ओर, तनु विलायक की ओर। देखिए के.एन. शर्मा जी ने इसको ऐसे सीधे डायरेक्ट लिख दिया है। जो कि विलयन के बारे में अगर बात करें तो विलयन कहता है कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, कहाँ की ओर, सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह करने की जो दर होती है वह उसका क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है वो, परासरण कहलाता है। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये चीज़ ऐसे जा रही है और यहाँ पे इधर की ओर गई, बी सेक्शन में गई, तो लगातार जब अणुओं की संख्या इधर बढ़ती जाएगी तो इसके प्रेशर को कम करने के लिए, इसके प्रेशर को कम करने के लिए बी कंटेनर पे जो हम अतिरिक्त दाब लगाते हैं कि परासरण की प्रक्रिया क्या हो, रुक जाए। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से अणु लगातार ट्रेवल कर रहे होंगे, थोड़ा संक्षेप में आपको बता रहे हैं क्योंकि इसका मैंने एक प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे हम आपको न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट देने का मतलब ये हो गया कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा जानिए, तभी आप परासरण दाब को क्लियर कर पाएंगे। परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, उस पर राउल्ट का नियम क्या लग सकता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। एक बार इसको जान लीजिए। तो जैसे यहाँ पे बात हुआ कि सांद्र विलायक से तनु विलायक की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर पर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह करने की गति क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। अब सुनिए, अगर यहाँ से सारे अणु क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं लगातार, और ये अणु माइग्रेट करके कहाँ पे जा रहे हैं, बी कंटेनर पे जा रहे हैं, तो बी कंटेनर की सांद्रता लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। बी कंटेनर की सांद्रता लगातार बढ़ रही है, बी कंटेनर की सांद्रता लगातार बढ़ रही है। तो अब क्या करना है कि अब एसपीएम क्या कर रही है कि सॉल्वेंट को अपने से आर पार जाने दे रही है, सॉल्वेंट को अपने से आर पार जाने, और जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल उसको वहीं पर रोक दे रही है कि मतलब आप हमारे लिए पारगम्य नहीं है। तो जब इसको लगाएगी तो यहाँ पे क्या करेगा कि एक पिस्टन रूपी से बल लगाया जाएगा। तो इससे बल जब लगाएंगे तो जो अणु इधर की ओर आ रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा, थ्योरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत माइन्यूट अंतर है इसमें, समझिएगा इसको, कि जो अणु यहाँ पे आ रहे होंगे लगातार, इसकी सांद्रता बढ़ा रहे होंगे, तो जब यहाँ पे इसको हम इसे दाब देंगे इधर की ओर, तो जब दाब देंगे इधर की ओर, तो जो अणु इधर से आ रहे होंगे वो क्या करेंगे, भाई साहब इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे इधर की ओर शिफ्ट होंगे तुरंत ये पता चल जाएगा कि जो अणु आ रहे थे वही अणु यहाँ पे अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब परासरण की प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, अब तुमको आने की जरूरत नहीं है। तो जब वहां पे पिस्टन लगा के दाब लगा दिया जाएगा तो जो ये अणु इधर की ओर आ रहे थे वो अणु क्या करेंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। और भैया इसी अणु की गति को रोकने के लिए जो आवश्यक दाब हम लगा रहे होते हैं वही उस विलयन का क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो आशा इस चीज को समझ रहे होंगे कि परासरण की प्रक्रिया जो होगी वो विलायक से विलयन की ओर होगी। जिसे विलायक की मात्रा ज़्यादा है तो मिलने वाला विलयन कैसा होगा, सांद्र होगा, विलायक सांद्र होगा। तो सांद्र विलायक से तनु विलायक की ओर, सांद्र विलायक से तनु विलायक की ओर। और जब विलयन के बारे में बात करेंगे तो विलायक की मात्रा एक कंटेनर में ज़्यादा है, एक कंटेनर में विलायक की मात्रा ज़्यादा है, तो बनने वाला विलयन कैसा होगा, तनु होगा। कैसा होगा, तनु होगा। और जो बनने वाला विलयन तनु होगा आपका, तो यहाँ पे कहेगा कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर की जो गति होती है किसके द्वारा, एसपीएम के द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो स्वतः प्रवाह करने की दर होती है, गति होती है, क्रिया होती है, वह उस विलयन का क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक दाब उसका क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। परासरण दाब से रिलेटेड दो थ्योरी आपकी आई थी, जिसमें बायल्स ने दिया है और चार्ल्स ने भी नियम दिया है। और बायल और चार्ल्स को दोनों को मिला लिया गया तो उन्होंने एक आइडियल गैस इक्वेशन दिया। और आइडियल गैस इक्वेशन जो थी पीवी बराबर एनआरटी थी, जो कि किसी भी विलयन के परासरण दाब को ज्ञात करने का एक सूत्र था, जिसमें वी बराबर आयतन होता है, टी बराबर परम ताप होता है, आर गैस स्थिरांक होता है, और एन बराबर जो होता है मोलों की संख्या होती है। उसके बारे में हम सब लोग बात करेंगे यहाँ पे। अब जैसे क्वेश्चन दे रहा है
कि 30 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया विलेन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो अब परासरण दाब को एनसीईआरटी ने पाई से व्यक्त करवाया है, किसी किसी बुक ने इसको किससे, पी से व्यक्त कराया है। तो पाई या पी जो होता है ये परासरण दाब को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, परासरण दाब को व्यक्त। देखिए अगर आप साल भर अगर आपने सिर्फ थ्योरी थोड़ी सी तैयार कर ली है और न्यूमेरिकल में अगर आपको डर लग रहा है तो उस फियर फैक्टर को उसके लिए मैं फियर फैक्टर का काम करूंगा कि आपको कहीं भी किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आपके गाइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे आपके अनुसार से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी बुक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। न्यूमेरिकल का आपका फियर मैं आपका दूर कर दूंगा। अब लगातार इस क्वेश्चन को आप करते रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। हर एक टॉपिक का हर एक क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करने के लिए तैयार हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए बात होती है परासरण दाब की, तो परासरण दाब को इसे पाई और पी से व्यक्त करते हैं। अब इसके दो सूत्र निकलते हैं। एक तो अपना लगा सकते हैं पाई बराबर CRT लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, पाई बराबर CRT लगा सकते हैं। दूसरा सूत्र जो होता है हमारा वो आइडियल गैस इक्वेशन है। कौन है, आइडियल गैस इक्वेशन। क्योंकि आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भैया तो आप चाहे जिस फार्मूले पे रखेंगे क्वेश्चन को, जो उस फार्मूले को उससे रिलेट कर रहा होगा, तो आप दोनों से लगा सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है पी बराबर क्या होता है, NRT होता है। क्या होता है, पी बराबर NRT। जहाँ पे पाई बराबर भी होता है परासरण दाब होगा, पाई बराबर परासरण दाब होगा। सी बराबर जो होगी सांद्रता होगी, और सांद्रता को हमेशा किसमें हम इसको व्यक्त करते हैं बाबूजी, मोल पर लीटर में व्यक्त करते हैं। और मोल पर लीटर की जो सांद्रता होती है वो मोलरता की होती है। और मोलरता को मैंने कंसंट्रेशन यूनिट में मैंने पढ़ा के रखा है आपको। मोलरता होती है आर बराबर जो होगा यहाँ पे गैसीय स्थिरांक होगा, गैसीय स्थिरांक होगा। क्या होगा, गैसीय स्थिरांक होगा। टी क्या होगा, परम ताप होगा, परम ताप होगा। ऐसे यहाँ पर हैं हम। तो अब देखिए जो जो कॉमन है, तो पी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका परासरण दाब, V बराबर आयतन। हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। जब हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो किसी भी विलेन में कोई भी कंसंट्रेशन यूनिट, परसेंटेज ऑफ वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या वेट बाय वॉल्यूम, या वेट बाय वेट, या कुछ भी दिया हो, तो उसमें जो आयतन रखेंगे वो कौन सा रखेंगे, वो रखेंगे ml पर लीटर रखेंगे। मतलब जो भी ml में दिया रहेगा आयतन उसको किसमें LTR में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ml अपान लीटर लिख सकते हैं। ये आपका की पॉइंट है, इसको समझिएगा। आर अब एन बराबर मोलों की संख्या हो जाएगी, और मोलों की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार, जो कि पिछली क्लास में मैंने आपको इसको बताया भी है। और भार बटे अणुभार अगर निकालना है आपको तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, MA अपान, सॉरी उल्टा हो गया ये, यहाँ पर रखेंगे WA बटा M में रखेंगे। जिस पदार्थ का भार उसी का अणुभार। टी बराबर आपका परम ताप हो जाएगा, टी बराबर आपका क्या होगा, परम ताप होगा। और आर बराबर जैसा कि आपको पता है कि गैसीय स्थिरांक होता है, तो आर बराबर हमने क्या रखा है यहाँ पे, गैसीय स्थिरांक रखा। तो देखिए इस क्वेश्चन से संबंधित हमने जो प्रॉब्लम आपको होने वाली थी, पहले तो परासरण दाब आपसे पूछ सकता है कि परासरण दाब क्या होता है, तो परासरण दाब आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब उसी में अगर आगे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा बताइए उसमें कौन कौन सा सूत्र हम किसी क्वेश्चन पे लगा सकते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन में आप पाई बराबर CRT भी लगा सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन भी लगा सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन पी बराबर NRT होगा, और टी बराबर अगर परमताप दिया गया भैया तो यहाँ पे 273 में दिए गए डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। मतलब 273 प्लस x डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर x डिग्री सेल्सियस जो होगा उस क्वेश्चन में, उस फार्मूले, उस प्रश्न में जो दिया गया ताप डिग्री सेल्सियस में होगा, उसी को हम 273 से जोड़कर किसमें, केल्विन में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, केल्विन में चेंज कर देंगे। तो आशा इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। अब आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, x डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। अब समझिएगा इसको यहाँ पे। फिर कह रहा है कि 3% यूरिया, 3% यूरिया का मतलब हो गया कि इसने WA का मान टक से दे दिया यहाँ पे, और फिर यूरिया के बारे में बात किया तो पदार्थ के बारे में बात हुई है, विलेन का परासरण दाब ज्ञात किया। तो आप दोनों सूत्र से क्वेश्चन लगा सकते हैं, ये बिल्कुल कन्फर्म है, आप दोनों सूत्र से क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए हम पहला फार्मूला अगर इसको यूज करें तो अब देखिए यहाँ पे अगर रखे पाई बराबर, इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो देखा पाई बराबर CRT दिया हुआ है, ये तो आपकी इतनी कॉन्सेप्ट हो गया।
यहाँ से हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो पाई बराबर CRT दिया है इसने, तो दे रहा है इसमें T डिग्री सेल्सियस दिया, ताप कितना 30 डिग्री सेल्सियस, 30 में 273 जोड़ देंगे हम तो जो ताप होगा वो परम ताप में चला जाएगा और ये चेंज हो जाएगा किसमें 303 में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा 303 केल्विन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि WA का बात कितना किया है, तो WA का अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे बात कर रहा है कितना 3%, तो 3% का मतलब ये हो गया कि 3 ग्राम 100 ml में घुला हुआ है, 100 ml में उपस्थित है, तो अर्थात ये विलयन का आयतन हो जाएगा। इस चीज़ को समझ रहे होंगे आप लोग। अब R बराबर जो दिया गया विलयन का स्थिरांक दिया गया, क्या दिया गया है विलयन का स्थिरांक दिया गया यहाँ पे, तो आप इसको भी समझिए। और देखिए क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपका मॉडल पेपर 2024 में भी क्वेश्चन दिया गया, NCERT के एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन दिया गया और यूपी बोर्ड के 2023 में भी दिया गया। तो इस लिहाजे से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन में कर क्या सकता है, क्वेश्चन में सिर्फ डिजिट चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करने वाला है। कॉन्सेप्ट का बनने का मतलब ये होता है कि ना तो इस क्वेश्चन को ये क्या करेगा कि मतलब आप ये इसके फ्रेमवर्क को चेंज कर सकता है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करेगा। मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है। अब देखिए हम अगर फार्मूला लगाएं तो C बराबर सांद्रता अगर खोल दें तो यहाँ पे आएगा पाई बराबर, अब देखिए हमने बताया कि मोलरिटी से रिलेटेड कर रहा है तो WA इंटू 1000 बटे MA इंटू VML और R के बाद में क्या रखेंगे T। तो यहाँ पे देखिए दिखा है कितना है 3 गुणे 1000 और MA बराबर यूरिया, ये यूरिया की बात कर रहा है जिसका अणुभार निकालना है हम लोग, और MA अगर इसका निकालना होगा तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा NH2CO NH2 और NH2CO NH2 का जो अणुभार होता है कितना होता है 60 होता है, कितना होता है 60। तो यहाँ पे हम लोग कितना रख देंगे 60, ml कितना दिया गया 100 और यहाँ पे R का मान 0.082 और टेम्परेचर कितना 303। तो अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आपको हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आप आंसर देंगे कन्फर्म है, आप आंसर इसका दे भी ले जाएंगे, बस सॉल्व ही करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है PV बराबर NRT, तो अगर PV बराबर NRT अगर लगाते हैं हम लोग तो परासरण दाब यहाँ भी याद करना है। हमने क्या कहा है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और फार्मूले अगर 2-3 लग रहे होंगे तो फार्मूले में अगर कोई भी इंटरचेंज हो रहा होगा उस क्वेश्चन में तो वो इंटरचेंज आपके लिए कितना है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आप उसके क्वेश्चन को लगा लेंगे। अगर क्वेश्चन का मोड चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला तो उस फार्मूले में अगर उस क्वेश्चन में अगर एक से अधिक फार्मूले लग रहे हैं और दोनों फार्मूले के फेस चेंज हो रहे हैं एक दूसरे के द्वारा तो उस क्वेश्चन को लगाने में क्या होगा आपके साथ में कि आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ मैं इस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला भी अप्रोच कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि P बराबर अगर NRT लगाते हैं तो अब अगर इसको खोलें अगर हम लोग तो लिखेंगे P बराबर, अब N बराबर मोलों की संख्या है यहाँ पे तो दिमाग तो ही लगाना है आपको, और मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या लिखेंगे WA बटे MA इंटू देखो V आएगा नीचे और यहाँ पे आएगा R इंटू T। इसको समझ रहे होंगे आप लोग। तो अब देखो वॉल्यूम की बात करें हम, किसकी बात करें हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कह रहा है कि अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगा हुआ है तो ये रखेगा ml बटा लीटर में, इस चीज़ को समझिएगा यहाँ पे। तो अब WA का मान कितना दिया है, W का मान दिया 3, MA का मान दिया 60 और देखो ml बटे लीटर तो ml में कितना 100 और बटे कितना 1000 और यहाँ से इसको न्यूट्रलाइज कर दे, यहाँ से इसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो अब देखो ये दो न्यूट्रलाइज हो गया तो यहाँ पे कितना बचा 1/10 और जो रखेंगे 1/10 और यहाँ पे R का मान कितना दिया गया, R का मान दिया है कितना 0.08082 और बड़े कितना 300 तो ये 10 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गुणे 10/60 ठीक, और ये हो जाएगा 0.082 और बड़े कितना 300। तो यहाँ से अगर कैंसिल हुआ 10 का नम 10 10 के 60 और 3 का नम 3 3 नमनी 6 तो यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो 0.082 मल्टीप्लाई बाई 303 एंड डिवाइडेड बाई 2 आप इससे इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका इससे आंसर निकल आएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिएगा एक सबसे बड़ी मज़ेदार की बात होगी कि जो कॉन्सेप्ट के आंसर इसके आएंगे वही आंसर इसके भी आ रहे होंगे। तो अब इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए आपके साथ। बात समझ रहे ना इस चीज़ को। अब इसको लगाइएगा आप लोग, और लगाने के बाद इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन पराशर दाब से रिलेटेड, जो फेज में इसमें रखा गया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के अप्रोच को देख सकते हैं, पराशर दाब के मिनिमम कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे होगा इसको भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया वो राउल्ट नियम पे दिया गया। राउल्ट नियम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि राउल्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सोल्यूशन वाले चैप्टर में जरूर देते हैं, क्योंकि 7 से 8 नंबर सोल्यूशन चैप्टर से पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्वेश्चन दे रहा है अनसॉर्ट 2019 में दिया गया है, ये एनसीईआरटी के एग्जामिनर में भी दिया गया है, ये के.एन. शर्मा की बुक में दिया गया, और जितने भी उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद क्लास 12th के लेवल की किताब है उनमें कहीं क्वेश्चन के लेवल पे दिया गया है, या कहीं अनसॉर्ट के लेवल में दिया गया है, या कहीं इसको एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया गया चैप्टर के बीच में। तो वहाँ से हमने इस क्वेश्चन को उठाया है कि इस क्वेश्चन को लगाने में आपकी 2-3 चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो आपका क्लियर हो जाएगा जो उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब इतने से इतना घट रहा है। तो इतने से इतना घटने का मतलब होगा कि अवनमन के बारे में बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये? अवनमन के बारे में बात कर रहा है। और अवनमन का मतलब होता है किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा में क्या होना, कमी हो जाना। तो इसके अवनमन को व्यक्त करेगा। अब हम आगे बात करें कि अगर इस क्वेश्चन को लगाना है तो इस क्वेश्चन के लिए हमको राउल्ट का नियम आना जरूरी है। और राउल्ट का नियम हमारे लिए यूपी बोर्ड के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउल्ट का नियम। और उसी राउल्ट के नियम के रिगार्डिंग बात करेंगे अगर हम लोग, तो देखते हैं कि राउल्ट का नियम क्या कहता है। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि कोई 2 घटक है। कौन है? दो घटक है। अब 2 घटक के अगर बारे में बात करें तो एक विलेय होगा और एक कौन होगा? विलायक होगा। एक कौन होगा? एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। मान लिया गया कि कोई एक घटक है, तो अब इसमें अगर कोई प्रक्रिया हमको करनी है और मैंने इसके ऊपर क्या किया कि एक बड़ा सा कंटेनर लगा दिया, और एक मैंने यहाँ पे रखा जिससे बहुत सारे पदार्थ रखे हुए हैं, और मैंने इसके ऊपर भी क्या लगा दिया? कंटेनर लगा दिया। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे अणु सारे क्या हैं? शुद्ध हैं। और शुद्ध अणु का मतलब अगर बात होगी तो विलायक के अणु के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? विलायक के अणु होंगे। और विलायक के अणु को हमेशा हम व्यक्त करते हैं P0 से व्यक्त करते हैं, जो कि प्योर वैल्यू होती है इसको हमेशा नॉट से व्यक्त किया जाता है। अब अगर इसको हम टेम्परेचर दें, मान लीजिए इसके नीचे हम आग जला दिए, तो यहाँ पे अगर देखें तो मॉलिक्यूल में क्या होगा? KTG हुआ होगा, मतलब उसमें अणुगत सिद्धांत लागू हुआ गैसों और द्रवों के अणु के बीच में। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे? वेपराइज हुए होंगे। तो कुछ ना कुछ अणु यहाँ पे इसके आए होंगे, कुछ ना कुछ अणु इसके ऊपर आए होंगे, जो क्या करें? लगातार वाष्पित होकर आए होंगे। तो इस कंटेनर को लगाने का मतलब ये है, ऊपर से लगाने का मतलब ये हो गया कि कितने अणु आ रहे हैं उस अणु की क्रिया को हम देख सकें। जैसे मतलब मान लीजिए कोई एक पतीला है, या कोई एक पात्र है, या कोई भगोना है, तो उस भगोने पे अपने जब पानी को मैं गर्म कर रहा हूँ तो पानी को गर्म करने के लिए एक सर्टेन ताप देना पड़ेगा, और उस ताप पर वो चीज़ क्या करेगी? बॉयल करेगी। और बॉयल करेगी तो वेपराइज होगी तो उसके अणु जो होंगे वो अपने कहाँ पे? अपने निश्चित वाले सतह से छोड़कर ऊपर की ओर जाएंगे। और ऊपर हमने क्या किया? एक बड़ा सा कंटेनर लगा दिया है। अब बड़ा सा जब कंटेनर लगाया तो जो मॉलिक्यूल वेपराइज होगा वो मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर लग जाएगा। और जब ऊपर क्यों लगेगा तो वहाँ से क्या करेगा? दिखाई पड़ेगा कि इतने मॉलिक्यूल यह है हमारे पास। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा है तो इसको हमको देखना जरूरी है। अब मान लिया गया ये आपके अणु कौन है? विलायक के। यहाँ पे छोटे छोटे अणु किसके डाल दिए गए? विलेय के डाल दिए गए। किसके अणु डाल दिए गए? विलेय के अणु डाल दिए। यहाँ पे विलायक की अणु है, यहाँ पे विलेय की अणु है। तो जब यहाँ पे डालेंगे, अब पहले देखिए, जब सारे के सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे कैसे थे? एक जैसे थे। तो यहाँ पे अगर हमने इसको एनर्जी दिया होगा तो सारे के सारे मॉलिक्यूल एक साथ एक्साइटेड हुए होंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो अब जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड होंगे तो यहाँ पे जो अणु वाष्पित अणुओं की संख्या रही होगी वो मैक्सिमम रही होगी। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पे मैक्सिमम रही होगी, मैक्सिमम। अब यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो अगर यहीं पे अगर हमने क्या डाल दिया? दूसरे कंटेनर नंबर 1 ये है, कंटेनर नंबर 2 ये है। तो अगर इसमें डाल दिया गया तो इसमें भी हमने इसको क्या दिया होगा? ताप दिया होगा। तो ताप जब दिए तो इसमें देखा गया कि जो विलेय और विलायक दोनों मिल गए, तो जो विलयन बना तो विलयन में देखा गया तो यहाँ पे जो मात्रा रहेगी वो PS रही होगी। क्या रही होगी? PS, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के बारे में बात हुई होगी। तो जब पदार्थ को कौन सा? अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य डाला गया। कौन सा डाला गया? अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य डाला गया। तो अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आके वो क्या हुई? बैठ गई।
तो जो ताप डायरेक्ट हमारे द्रव को लग रही थी, जो हमारे ताप सिर्फ विलायक को लग रही थी, वह ताप कौन खपत कर रहा है? जो आपका अनअपघट्टी है। अनअपघट्टी का मतलब, अन का मतलब अनुपस्थित, अन का मतलब क्या हुआ? अनुपस्थित, अनुपस्थित, और अपघट्य, घट्य मतलब टूटने की संभावना, मतलब जो विखंडित ना हो, मतलब उनमें विखंडन की भावना क्या हो? बिल्कुल ना हो, जो बिल्कुल आयनित होबे ना करे। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम क्या करते हैं, पानी में चीनी को डाल दिए, तो पानी में चीनी को डालने से क्या होगा कि वो चीनी क्या करेगी? उस पानी में घुल जाएगी। बात समझ पा रहे हैं ना? तो वहाँ पे अगर देखी जाएगी तो वह उसके लिए किसकी वाष्पशीलता के बारे में बात करेगी, और उसकी घुलने की टेंडेंसी को फॉलो करेगी। लेकिन अगर उसी पानी में हम क्या लाए? छर्री डाल दिए, ग्रेवल डाल दिए, तो ग्रेवल क्या करेगा कि उसके अंदर उस सतह पे जाके क्या करेगा? उसको घेर लेगा। जहाँ पे डायरेक्ट ताप लग रहा था, अब वहाँ पे कौन ताप अवशोषित कर रहा होगा? छर्री अवशोषित कर रही होगी। अब ये छर्री इसके अंदर अगर नहीं घुलेगी तो क्या मानेगा? उसके लिए वो अनअपघट्य का काम करेगा। किसका काम करेगा? अनअपघट्य का काम करेगा। किसका काम करेगा? अनअपघट्य, मतलब वह चीज़ उसके अंदर घुलने वाली नहीं है, और जब नहीं घुली होगी तभी जाके सतह के नीचे बैठ गई। अब का आंसर समझिए। तो अगर ये नीचे बैठ गया तो जो ताप यहाँ पे हम मान लिया गया 40 डिग्री सेल्सियस का ताप यहाँ दे रहे थे, और 40 डिग्री सेल्सियस का ताप यहाँ भी दे रहे थे। समझिएगा इस बात को। तो इस ताप पे मान लिया गया कि यहाँ पे जो अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या जो है वो मान लिया गया, हाइपोथेटिकल है तो माना गया, मतलब कि कितना है? 40 अणु रहे होंगे। कितने अणु रहे होंगे? 40। अब यहाँ पे जब अणु वाष्पित हुआ होगा तो यहाँ पे अणुओं की संख्या कितनी देखी गई कि 20 अणु हैं सिर्फ। कितने अणु हैं? 20 अणु हैं। देखो 40 थे, 40 से कितना हुआ? 20 हुआ, और 40 से 20 होने में कितने का डिफरेंस हुआ? -20 अणु का डिफरेंस हो रहा। बात को समझ रहे होंगे। अगर कांसेप्ट दिमाग में बैठ रहा होगा तो बैठ रहा होगा कि जब कोई सिर्फ विलायक ही था तो वहाँ पे वाष्पित अणुओं की संख्या 40 थी, और जब वही विलयन बन गया और उसमें अवाष्पशील विद्युत अपघट्य, अवाष्पशील का मतलब कि आप अनुपस्थित, वाष्पशील का मतलब वाष्प के गुण को व्यक्त करने वाला, और वाष्प के गुण को व्यक्त वही करेगा जो किसी भी विलय में किसी विलायक को अपने साथ क्या करेगा? घोल के रखेगा। अगर घुला नहीं है तो वो उसकी वाष्पशीलता के गुण को व्यक्त नहीं करेगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या करेगा? कमी करेगा। बात को समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? तो अब 20 अणुओं की कमी हुई, तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, यहाँ पे 20, तो देखो अणु की संख्या कम हुई, अणु की संख्या कम हुई, और अणु की संख्या कम होने से जो वाष्पशील है या वाष्पदाब है उसे भी क्या होगी? कमी होगी। और वाष्पदाब में इस प्रकार की कमी को हम सब क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। तो राउल्ट ने कहा कि किसी भी अणु में वाष्पशीलता के गुण को अगर व्यक्त करना है तो वहाँ पे अणुओं के सक्रिय होना बहुत आवश्यक है। अगर अणु सक्रिय नहीं होंगे, अर्थात विलय के अणु अगर वहाँ पे सक्रिय नहीं होंगे, तो विलायक जब विलय में घुलेगा और बनने वाला विलयन जो होगा वो अगर अणुओं में, अगर आप विलयन के अणु में विलय अगर घुले नहीं हैं तो विलायक हमेशा अपनी अलग प्रॉपर्टी व्यक्त करेगा और विलयन अपनी अलग प्रॉपर्टी व्यक्त करेगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी विलयन की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है अणुओं की संख्या पर, और अणुओं की संख्या पर डिपेंड होने का मतलब ये हो गया कि कितने उसके विलय के अणु सक्रिय हैं। अगर अणुओं की संख्या सक्रिय होगी तभी उसमें क्या माना जाएगा? कि वह विलयन अच्छा माना जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपने अगर थ्योरी में लिखा होगा तो लिखा होगा कि आइडियल गैस को ही राउल्ट ने फॉलो किया है, या आइडियल सॉल्यूशन को ही राउल्ट ने फॉलो किया है। और राउल्ट ने बताया है कि जो विलयन विलायक के साथ विलय के अणु में अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को व्यक्त करेगा वह विलयन सबसे आदर्श विलयन होगा, और आदर्श विलयन की श्रेणी में तनु विलयन को रखा गया है। किसको रखा गया है? तनु विलयन को रखा गया है। तो राउल्ट की थ्योरी में जितने भी आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन वाले हैं, कि कोई विलायक आया और विलय से पूछ रहा है कि मालिक आप हमारे साथ घुलोगे, तो कह रहा भाई बिल्कुल मैं घुल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास कोई विरोध नहीं, मेरे पास कोई अहंकार नहीं, मेरे पास कोई ईगो नहीं, मैं अपनी वाष्पशीलता के गुण को व्यक्त करूंगा, मैं तुम्हारे साथ घुलूंगा, तुम्हारे साथ क्रिया करूंगा, जिस ताप पे तुम क्रिया कर रहे होगे, हो सकता है टेम्परेचर थोड़ा इधर उधर हो जाए, मैं थोड़ा देर में घुलूँ, लेकिन मैं घुलूंगा जरूर आपके साथ। तो राउल्ट ने सिर्फ तनु विलयन के बारे में बात किया। समझ रहे हैं ना? जो समय के साथ परिवर्तित हो, जो समय के साथ परिवर्तित हो रहा होता है वो क्या करेगा? उसमें कहीं ना कहीं आपकी विलयन की टेंडेंसी को फॉलो कर रहा होगा। आप इसी को समझ रहे होंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जब अणुओं की संख्या में कमी हुई तो किसके कारण कमी हुई? विलय के अणुओं की संख्या के कारण कमी हुई। लेकिन बनने वाला विलयन कैसा है? आपका PS बना। तो अब P0 - PS जो होता है क्या होता है?
पी नॉट माइनस पी एस जो होता है, ये वाष्पदाब में अवनमन को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? वाष्पदाब में अवनमन को व्यक्त करता है। और जब इन्हीं का हम तुलना करा लेते हैं, पहला तो ये मान लिया, पहला समीकरण राउल्ट ने ये भी दिया है, जब इनकी दो की हम तुलना करा देंगे, तुलना क्या कराएंगे, लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। तो ये किसी विलेन का आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन होता है। आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन होता है। अब क्या कहा है? राउल्ट को थोड़ी सी अपने आप में गलान हुई कि हमने अगर विलेय के गुण को व्यक्त कर देता तो यहाँ पे इस थ्योरी को लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि यदि किसी विलेन में किसी आवासशील विद्युत अपघट्य के आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन उस विलेन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो उन्होंने बताया कि क्या बताया राउल्ट ने? राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करें, तो राउल्ट ने कहा कि क्या कहा उन्होंने? किसी विलयन में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य, किसके? विद्युत अनपघट्य पदार्थ की, या अनपघट्य रखिए, अनपघट्य के आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन विलेय के बारे में बात हुई है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये क्या इसीलिए राउल्ट ने कहा कि किसी विलेन में किसी आवासशील विद्युत अपघट्य के आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहाँ पे बात किसकी हुई है? यहाँ पे बात हुई है आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन। और जब बात हुई आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन, तो आपेक्षिक वाष्पदाब का, आपेक्षिक का मतलब है कि किसी से किसी की क्या करना? तुलना करना। उसको आपेक्षिक बोला गया है। मतलब कोई किसी से रिलेट कर रहा होगा, कितनी में रिलेट कर रहा है इसके बारे में बात हो रही। तो यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस वाष्पदाब में अवनमन हो गया। और वही चीज़ जो वाष्पदाब का अवनमन की तुलना किससे कराएगी? आपके शुद्ध विलायक से कराई गई, और उसको आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन कहलाएगा। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। तो अब जैसे बात करें तो लिखेंगे हम लोग क्या कि पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू एन ए। और एन ए क्या है? यहाँ पे विलेय के मोल प्रभाज को व्यक्त करेगा। थोड़ा सा और रिलेट करेंगे इसको, तो लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर, अब मोल फ्रैक्शन अगर इसको खोलेंगे यहाँ पे एन ए, और एन ए क्या रखेंगे? एन ए तो मोलों की संख्या होगी, यहाँ पे काई ए रखेंगे। और काई ए बराबर जो होगा, ये काई ए है, ये विलेय का मोल प्रभाज, काई ए है जो विलेय का मोल प्रभाज दिया गया। तो यहाँ पे काई रखेंगे, तो रखेंगे एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। तो ये छोटा सा एक सूत्र यहाँ पे बन रहा है जो किसी एक घटक के बारे में बात होगी। अब इसी भी अगर खोलें तो अब देखो कैसे खुलेगा। ये लिखा गया पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। अब यहाँ पे एन ए बराबर क्या हो जाएगी? ये डब्ल्यू ए बटा एम ए होगा, तो ये भी कैसे हो जाएगा? डब्ल्यू बी बटा एम बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर इसको खोलें तो लिखें डब्ल्यू ए बटा एम ए अपान डब्ल्यू ए बटा एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटा एम बी। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग, और इसको सॉल्व करने पे हमारा जो यील्डिंग फार्मूला आएगा, वो फार्मूला क्या आएगा? देखिए फार्मूला आपका आएगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू ए बटे एम ए
इंटू MB अपान WB। ये फार्मूला आपकी इस क्वेश्चन के लिए निकल के आता है जब आप इतने कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते हैं। इतने कॉन्सेप्ट जब आप चलेंगे तो आपको ये फार्मूला आपका मिलेगा आपको, जहाँ पे आपको पता है कि P नॉट जो है, कौन P नॉट जो है ये शुद्ध विलायक का वाष्प है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। PS जो है विलेन का वाष्प दाब है, विलेन का वाष्प दाब है। अब WA विलेय का भार, विलेय का भार होगा। फिर MA जिसका भार उसी का अणुभार, तो यहाँ पर विलेय का अणुभार होगा, विलेय का अणुभार होगा। फिर अगर बात करें MB की तो ये विलायक का अणुभार होगा, विलायक का अणुभार होगा, विलायक का अणुभार। और WB जो होगा, हाँ ठीक है, WB क्या होगा, ये आपका विलायक का भार हो जाएगा। अब एक चीज़ दिमाग लगाइएगा कि अगर प्रश्न में कोई भी विलायक को निश्चित ना करे या किसी यौगिक को विलायक निश्चित ना करे तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे कि विलायक किसको मानेंगे हम लोग? विलायक हमेशा किसको मानते हैं? जल को मानते हैं। किसको मानते हैं? जल को मानेंगे। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो अणुभार वहाँ पे आप जल का रखेंगे, अगर उसे देकर रखा है तो आप उसका अणुभार रखिएगा। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए हम लोग। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इतना चीज़ आपको जब निकालेंगे आप लोग तो एक क्वेश्चन का एक एनालिसिस आता है। अब डायरेक्ट हम आपको फार्मूले भी ले चल सकते थे, लेकिन जो बच्चे बेसिक चीज़ें जानना चाहते हैं, ये जो बेसिक से इस क्वेश्चन को लगाना चाह रहे हैं, उनका एनालिसिस यही है। आप इस चीज़ को समझिए, थोड़ा सा आप थ्योरी को आप फोकस करिएगा, तो थ्योरी से जब आप न्यूमेरिकल लगाने आएंगे, हमने न्यूमेरिकल दिया, न्यूमेरिकल से हमने थ्योरी लिया और थ्योरी से हमने उस फार्मूले को लिया, आप उस फार्मूले से न्यूमेरिकल को हल करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझिएगा थोड़ा सा कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे रहा है और क्वेश्चन अगर आपसे लगवाए, कहे कि 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में डाला जाए, तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो टेम्परेचर जो यहाँ पे दिया गया 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया, इस 20 डिग्री सेल्सियस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य पदार्थ के, अब पदार्थ के अणुभार के बारे में बात करें तो विलेय का भार होगा, तो विलेय का भार कितना हो जाएगा? 10 ग्राम होगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी MA की बात करें तो MA यहाँ पे कितना दिया गया है? विलेय का अणुभार दिया गया है। और विलेय का अणुभार अगर हम बात करें तो विलेय का अणुभार यहाँ पे कितना कह रहा है आपका? देखिए विलेय का अणुभार मतलब विलेय, और विलेय का अणुभार आपको क्या करना है? ज्ञात करके रखना है। यहाँ पे कहाँ दे रहा है? देखो विलेय का अणुभार आपको क्या करना है? ज्ञात करके रखना। तो विलेय के अणुभार तो आपको फाइंड आउट ही करना है। फिर आप विलायक किसको मानना है? विलायक का जो द्रव्यमान दिया गया 100 ग्राम दिया गया, तो MA बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 ग्राम, सॉरी MA बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे 100 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे भार अगर रखेंगे अणुभार तो 18 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आइए, कह रहा है कि विलेय करने पर वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm रह जाता है। था पहले इतना, मतलब बात कर रहे हैं यहाँ पे P नॉट की, उसके बाद विलेन बनाया गया तो बचा कितना? बात कर रहा है PS की। इस चीज़ को आप समझिएगा कि क्वेश्चन में कैसे आपको ट्विस्ट करवाएगा यहाँ पे। तो अब रखेंगे क्वेश्चन पे, तो रखेंगे P नॉट का मान कितना? अब P नॉट का मान जो दिया गया वो दिया कितना? 17.535 mm, और यहाँ पे जो PS का मान दिया है उसने दिया 17.235 mm। तो अब क्वेश्चन को जब हल करेंगे हम लोग अपने फार्मूले में, तो रखेंगे यहाँ पे क्या? रखेंगे P नॉट का मान। तो P नॉट का मान 17.535 माइनस 17.235 अपान 17.535, और करेंगे क्या? WA का मान, तो WA का मान कितना दिया गया है? WA का मान दिया गया यहाँ पे 10 ग्राम, तो यहाँ पे रखेंगे 10, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 को। अब 10 का रखेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई किससे? MB से। MB बराबर 18 से, तो जल का दिया गया, तो यहाँ पे रखेंगे 18 बटे MA का हमको क्या करना है? मान निकालना है। और MB का WB कितना दिया गया? वाटर का WB कितना दिया गया? यहाँ पे 100 दे दिया गया। तो जब क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आएंगे 17.535 माइनस 17.235 अपान
17.535 इक्वल टू, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, तो ये बचेगा कितना 18/10 एम ए, और यहाँ से एम ए को रिप्लेस करेंगे और एम ए को रिप्लेस करके इस क्वेश्चन को हम लोग लगा लेंगे। अब हम जानते हैं कि आप एग्जाम वॉरियर्स हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे, और लगाने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब ये जो कि एनालिसिस हुई, अभी देखिए एक ही चरण का एनालिसिस आपका हुआ है। एक क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन लिए, एक राउल्ट के क्वेश्चन को मैंने लिया, राउल्ट का एक एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे लिया और एक एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे पराशर दाब का लिया है। तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एनालिसिस करवाए हैं आपको, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे की चैप्टर में भी, सोल्यूशन चैप्टर में आगे के वीडियो में हम प्रयास करते हैं कि आपकी इसकी विलायक, किसी आवासशील विलायक के अणुभार निकालना, और उससे क्या कहते हैं किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या से उसके पार्शियल प्रेशर को ज्ञात करना। ये सारे न्यूमेरिकल हम आगे सॉल्व करवाएंगे, और इसी चरण में लगातार रैपिडली हम लोग काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी सॉल्व करते चलेंगे। फैराडे के नियम में उसमें देखना, प्रथम कोटि की अपक्रिया का क्वेश्चन देखना, तो ये सारे क्वेश्चन लगातार हम लोग क्या करेंगे, हल करते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन के एनालिसिस को आप कंप्लीट कीजिएगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप उसको करते रहिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे आप हमारे क्या कहते हैं चैनल पे आके आप हमको कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी कर सकते हैं। उस क्वेरी को हम सॉल्व करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक करने से, आपके एक कमेंट करने से हम लोग को मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, और आप ही लोग के आशीर्वाद से 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल ने पूरे भी किए, इसलिए आपको बहुत बहुत हार्डली थैंक्स। और लगातार चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू।